हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 8 का विषय विज्ञान की वर्कशीट 2020-21 माह मार्च। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और सॉल्व कर लेते हैं इस वर्कशीट को। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैं आपको वही चीज़ बताऊँगा जो चीज़ें मेन है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर पहला पूरा पढ़ के नहीं बताऊँगा, बल्कि उसका क्वेश्चन नंबर जो आ है उसको पढ़ के बताऊँगा और उसके बाद में आपको आंसर बताऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर आ में हमसे क्या पूछा गया है कि लोहे के टुकड़े का चपटी शीट में परिवर्तित हो जाना धातु के किस गुण को दर्शाता है। तो इसका आंसर में हमको सिंपल सा लिख देना है कि आघात वर्धनीयता, ठीक है। फिर इसके 2 नंबर के क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि लोहे के टुकड़े को पीट कर शीट बनाने में लोहार के द्वारा लगाया गया बल किस प्रकार का बल होगा। तो दोस्तों सिंपल से इसमें हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो दूसरे नंबर का आंसर जो है वो हमारा सही है, यानी कि पेशीय बल। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में हमको यहाँ पे ये एक अमीबा का चित्र दिया हुआ है और इसके बाद में हम देखते हैं अब आगे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमसे पूछा गया है कि चित्र में दर्शाए गए एक कोशिकीय जीव का नाम लिखिए। दोस्तों सिंपल सा इसके जो आंसर है उसमें आपको लिख देना है अमीबा, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है कि यह जीव सूक्ष्म जीवों के किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। तो इसमें आपको क्या लिख देना है, एक कोशिकीय जीव। फिर इसी का अगला क्वेश्चन है कि यह जीव अपनी आकृति किस कारण से बदलता रहता है। तो इसका आंसर में आपको क्या लिखना है कि अमीबा की बदलती हुई आकृति उसे गति प्रदान करने में एवं भोजन ग्रहण करने में सहायता करती है, ठीक है। आपको इतना लिख देना है। उसके बाद में इसी का अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इस जीव के द्वारा होने वाले रोगों के नाम लिखिए। तो इसमें आप क्या लिख देना है, इसमें लिख देना है आपको अमीबियासिस, ठीक है, अमीबियासिस। फिर अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या बोला गया है कि नीचे दिए गए चित्र को नामांकित कीजिए। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे मैंने नामांकित करके रख रखा है, आप वीडियो को रोक करके और देख करके लिख सकते हैं। फिर इसका जो 2 नंबर का क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या पूछा गया है कि मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं, क्या आप कमरे में रखी वस्तुएं देख सकते हैं, यदि नहीं तो इसका कारण लिखिए। तो इसमें आपको क्या लिख देना है कि जो इसका आंसर है वो है नहीं। क्यों? क्योंकि किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना आवश्यक है। जब किसी वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है तभी हम वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। फिर जो अगला वाला क्वेश्चन है इसी का, उसमें क्या पूछा गया है कि यदि प्रकाश की एक समांतर किरण पुंज निम्नलिखित वस्तुओं से टकराए तो उनमें नियमित परिवर्तन होगा या विसरित परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे हमको ये शीट दी हुई है। फिर जैसे लकड़ी की मेज है तो इसमें कौन सा परिवर्तन होगा, तो वो होगा विसरित परावर्तन। फिर दर्पण है तो दर्पण में कौन सा होगा, नियमित परावर्तन। फिर गत्ते का पृष्ठ है तो उसमें होगा विसरित परावर्तन। फिर जो स्टील की थाली है उसमें कौन सा होगा, नियमित परावर्तन, ठीक है दोस्तों। अब चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें हमको एक डायग्राम दिया हुआ है और इसके नीचे हमसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं जला, इसके 3 संभावित कारण लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो हमको जो पहला वाला कारण लिखेंगे वो हम क्या लिखेंगे कि हो सकता है कि बल्ब फ्यूज हो, ठीक है। फिर अगला जो कारण हो जाएगा वो हो जाएगा सेल से धारा प्रवाहित ही नहीं हो रही हो। फिर इसके बाद में तीसरा पॉइंट है उसमें हम क्या लिख देंगे कि परिपथ में तारों का संयोजन ढीला हो, यानी कि तार जो है वो सही से नहीं लगे हों, ठीक है। फिर इसी का अगला क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि अशुद्ध जल को विद्युत का चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके आंसर में लिखेंगे अम्ल, क्षार और लवण ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें अशुद्ध जल में घोलने पर ये अशुद्ध जल को चालक बना देते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर इसका अगला क्वेश्चन है इसी का, उसमें हमसे क्या पूछा गया है कि खेतों में जल देने की 2 आधुनिक विधियों के नाम लिखिए, ठीक है। तो 2 विधि बतानी है। तो देखो जो पहली जो विधि है वो है ड्रिप द्वारा सिंचाई। उसमें क्या होता है कि हम नलकियाँ बिछा देते हैं और उसके द्वारा सिंचाई होती है। तो अगला जो विधि है वो है नोजल द्वारा सिंचाई। इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि पाइप होते हैं उसमें से हम कुछ पाइप लगाते हैं लोहे के जिसमें से पानी
निकलता है। ठीक है, तो ये 2 विधियाँ हो गई। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है कि नीचे दी गई सारणी में कुछ वाद्य यंत्रों के नाम दिए गए हैं, प्रत्येक वाद्य यंत्र के सामने ध्वनि उत्पन्न करने वाले उसके कंपायमान मुख्य भाग का नाम लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपको कुछ यंत्र के नाम दिए हुए हैं और इधर जो खाली जगह दी है उसमें आपको इनके ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपायमान मुख्य भाग का नाम लिखना है। ठीक है, तो पहला जो है वो है वीणा, तो इसमें आपको क्या लिख देना है कि तनित डोरी या फिर तार, उसको तार भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। उसके बाद में तबला या ढोलक, तो इसमें क्या लिखना है आपको तनित झिल्ली, और जो झिल्ली है वो किस चीज़ की होती है, वो चमड़े की बनी हुई होती है, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में चमड़ी ये भी लिख सकते हैं। फिर बांसुरी, तो बांसुरी में क्या होता है, हवा देते हैं हम, तो यहाँ पे आपको वायु स्तंभ लिख देना है। फिर गिटार, तो गिटार में आपको तनित झिल्ली लिख देना है। ठीक है, फिर जो हारमोनियम, तो हारमोनियम में आपको वायु स्तंभ लिख देना है। फिर होता है झांझ, तो झांझ में आपको क्या लिख देना है तनित टोरी, और यहाँ पे ब्रैकेट में आपको कपड़े के टुकड़े भी साथ में लिख देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन इसका। तो इसके अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसमें हमको क्या लिख देना है कि पहला जो रीज़न है या नुकसान है उसको हम लिखेंगे। तो ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है, जैसे कि अनिद्रा और तनाव। ठीक है, अगला जो पॉइंट है उसमें हम क्या लिखेंगे कि व्यक्ति के सुनने की क्षमता स्थायी या फिर अस्थायी रूप से कम हो जाती है। ठीक है, फिर चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन में मैं आपको ये पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगा, या आप पढ़ लेना, फिर इसका क्वेश्चन नंबर आप पढ़ के मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें क्या लिखा है, जूतों के सोल यानी कि तले एवं कारों ट्रकों आदि के टायर खांचेदार क्यों बनाए जाते हैं। तो इसके आंसर में सिंपल सा आपको लिख देना है कि जूतों के तले एवं कारों ट्रकों आदि के टायर खांचेदार बनाए जाते हैं क्योंकि खांचेदार तले फर्श से अच्छी पकड़ बनाते हैं, जिसके कारण अच्छी तरह चला जा सकता है। ठीक है, आपको इतना सा लिख देना। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे कि जूतों के सोल यानी कि सोल माने तो तले किस कारण से घिस जाते हैं। तो किस कारण से घिस जाते हैं, वो घिस जाते हैं घर्षण के कारण से। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखोगे कि जूतों के सोल यानी कि तले घर्षण के कारण घिस जाते हैं। ठीक है, फिर अगला जो क्वेश्चन है इसी का, उसमें क्या पूछा गया है कि वाहनों के टायर किस पदार्थ से बना जाते हैं। तो हम सबको पता है वो रबड़ के बना जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रबड़ लिख देना है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो आता है हमारा प्रोजेक्ट कार्य के अंदर, जिसका क्वेश्चन नंबर 7 का अ नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें हमसे क्या पूछा गया है कि वनोन्मूलन यानी वनों की कमी के कारण इससे होने वाले परिणाम वन्य प्राणियों के जीवन पर इसका प्रभाव एवं वनोन्मूलन का स्थायी हल सोचना। इन बिंदुओं पर अध्ययन कर जानकारी एकत्रित कर लिखिए। ठीक है, फिर इसी का ए नंबर का क्वेश्चन है कि वनोन्मूलन के कारणों को प्राकृतिक एवं मानव निर्मित में वर्गीकृत करके लिखिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक सारणी दी हुई है, तो उसमें इस तरह से लिख देना है। प्राकृतिक कारण में आपको क्या लिखना है कि वर्षा की अनियमितता। ठीक है, फिर अगला पॉइंट लिखोगे उसमें क्या लिखोगे कि परागण में परेशानी। ठीक है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन लिखोगे उसमें क्या लिखोगे बीज रोपण का गलत तरीका। ठीक है, चौथा नंबर का पॉइंट में पोषक तत्वों की कमी। इधर मानव निर्मित कारण लिखोगे तो वृक्षों की कटाई और वृक्ष न लगाना। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बी नंबर का है, इसमें क्या पूछा गया है कि वनोन्मूलन से होने वाले 4 दुष्परिणामों की सूची बनाइए। ठीक है, तो इसमें आपको पहला पॉइंट बना हुआ दिया है, बाकी के जो 4 पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। जैसे अगला पॉइंट है जल स्तर में कमी, उसके बाद है ऑक्सीजन की मात्रा में कमी। अब ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होगी तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। अब कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा बढ़ जाएगी तो ओजोन परत जो है उसको क्या होगा, नुकसान होगा। तो अगला जो पॉइंट है उसमें हम क्या लिख देंगे ग्लोबल वार्मिंग यानी कि ओजोन परत का क्षरण। ठीक है, तो ऐसा लिख देंगे। फिर अगला जो क्वेश्चन है सी नंबर का, उसमें क्या पूछा गया है कि वनोन्मूलन से वन्य जीवों पर
क्या प्रभाव पड़ता है अपने शब्दों में लिखिए एवं वन्य प्राणियों के चित्र भी चिपकाइए। तो इसका आंसर में आपको क्या लिख देना है कि वनोन्मूलन के कारण वन्य जीवों का आवास नष्ट हो रहा है। ठीक है, इतना लिख देना है आपको और उसके बाद में यहाँ कुछ जानवर के चित्र आपको चिपका देने इस ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा डी नंबर का और इसमें हमसे क्या पूछा गया कि राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमको राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं वो बताना है और उसके बाद में मध्य प्रदेश में स्थित किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो फिर 2 उद्यान के नाम देना है। तो राष्ट्रीय उद्यान ऐसा उद्यान जिसे राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित कराया गया हो, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। और मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान पहला है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा जो है वो है माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा ई नंबर का और उसमें क्या पूछा गया कि वन और वर्षा में क्या संबंध है। तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे कि वन वर्षा कराने में सहायक होते हैं, जहाँ पेड़ अधिक होते हैं वहाँ वर्षा भी अधिक होती है। सिंपल सा आपको इतना सा लिख देना है। फिर अगला एफ नंबर का क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि हमें कागज़ की बचत क्यों करना चाहिए, उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज़ की बचत कर सकते हैं। तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले यह बताना है कि हमें कागज़ों की बचत क्यों करनी चाहिए। तो हमें कागज़ की बचत वनों को काटने से बचाने के लिए करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कागज़ बनाने के लिए हमको पेड़ काटने पड़ते हैं। तो अब सूची बनाए कि हम वनों उसका जो है कागज़ उसका उपयोग कम कैसे कर सकते हैं। तो सूची में पहले ना पॉइंट पे है कि कागज़ का समझदारी से उपयोग करें। दूसरा पॉइंट है लिखने के लिए कागज़ के दोनों भाग का इस्तेमाल करें। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसी का 1 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें क्या पूछा गया कि समतल दर्पण के सामने विभिन्न कोणों से आपतित किरण के लिए परावर्तित कोण की गणना नीचे दी गई सारणी अनुसार कीजिए। तो हम जानते हैं कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ठीक है, तो आपतन कोण का मान आपको यहाँ पे दिया हुआ है तो वही के वही आपको परावर्तन कोण में भी लिख देना है। ठीक है, जैसे 30 तो 30, 45 45, 60 तो 60 और 90 तो 90। फिर अगला कॉलम है उसमें क्या हो रहा है रेखा चित्र। तो आपको चित्र भी बना करके बताना है, तो यहाँ पे मैंने चित्र बना करके बताएं, आप अपनी वर्कशीट में ऐसे ही चित्र बना सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट में बताएं ताकि मैं वो चीज़ आपको दे सकूं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।